Assalamualaikum everyone and welcome to this lecture. We've just had our CSS 2026 essay exam today and I wanted to have a candid discussion with you all क्योंकि इसके अंदर एक तो इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ टॉपिक्स भी आए उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बट साथ साथ देयर हैज़ बिन अ स्लाइट माइन्यूट चेंज इन हाउ दे पोज द क्वेश्चन ऑफ द CSS essay. तो उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था बिकॉज दैट एक्चुअली पॉइंट्स टूवर्ड्स possibly a change in CSS essay pattern and how they evaluate your essay exam. तो उस माइन्यूट डिटेल को भी हम इस लेक्चर में देखेंगे एंड विल आल्सो लुक एट द ऐसे टॉपिक्स जो आए हैं इस दफ़ा उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन. ओके जी, सो दिस इज़ द एग्ज़ाम पेपर दैट केम टुडे. इसके अंदर हम लोग जो हैं इन सब टॉपिक्स को बारी बारी सबको डिटेल में देखेंगे. विल सी कि किस टॉपिक का नेचर क्या है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. बट फर्स्ट आई वांटेड टू डिस्कस द चेंज, जो एक माइनर चेंज आपको नज़र आता है और वो आपको इस सेक्शन के अंदर ये एग्जैक्टली नज़र आएगा. ये जो स्टेटमेंट है दिस यूज टू बी डिफरेंट. अगर हम उसको देखें हम उसको तो पहले जो स्टेटमेंट होती थी इट यूज टू बी अबाउट प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन एंड राइटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे फॉर 2500 to 3000 words in which you are expected to comprehend the subject issue correctly and articulate your stance with valid arguments and clear ideas duly supported by relevant data and examples. Your articulation, expression and technical treatment of the English essay will be examined. But this time around they've made the statement more comprehensive and they've included, instead of all the red portion, they've included that make sure you use different forms of discourses, e.g. exposition, argumentation, description and narration. Credit will be given for organization, relevance and clarity. तो organization, relevance and clarity के आपका टॉपिक की जो स्ट्रक्चर है जो आप कर रहे हैं अटेम्प्ट ऐसे उसका स्ट्रक्चर सही हो, आपके क्लियरली आइडियाज़ के अंदर फ्लो हो ऑफ हाउ यू प्रेजेंटिंग दोज आइडियाज़ एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप जो बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ टॉपिक के साथ रेलिवेंट हो बट ऑल्सो इट शुड बी क्लियर टू अंडरस्टैंड. तो वो चीज़ें तो वो आपको पिछले स्टेटमेंट के अंदर भी नज़र आती है. बट द चेंज हेयर इज कि दे आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज. इसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ समझने वाली है वो ये है कि द लास्ट फ्यू ईयर्स स्टूडेंट्स हैव हैड इशू अंडरस्टैंडिंग के नेचर ऑफ टॉपिक एग्जैक्टली क्या है. क्या वो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, क्या वो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है, क्या वो लिटरेरी टॉपिक है, क्या वो एक्सपोजिटरी टॉपिक है. तो वो जो डिस्क्रिप्शन जो डिफ्रेंसिएशन है वो स्टूडेंट्स को सही से समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से फेलिंग की जो परसेंटेज थी वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही थी इन दी CSS इंग्लिश ऐसे. तो उस चीज़ को उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है इस पेपर के अंदर कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुका हूँ पिछले साल भी जिसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज दैट एग्जिस्ट और उनको किस तरह से सॉल्व करना है. तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट तो वो वीडियो आपको CSS ऐसे स्पेशल सीरीज के अंदर मिल जाएगी. आई इवन पॉइंटेड दैट आउट हेयर. तो that is basically what the major changes, but that also sort of highlights कि किस तरह से examiners जो हैं they're now evaluating your not just the content you're presenting but how you're understanding the topic और आप उसको किस टेक्निक के साथ सॉल्व करें. क्या अगर वो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है आप उसको आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक की तरह सॉल्व करें या फिर आप उसको डिस्क्रिप्टिव वन वे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इस जो पेपर है इसके अंदर भी जो टॉपिक्स आए हैं उनको उसी बेसिस के ऊपर एनालाइज करते हैं सबसे पहले कि टॉपिक्स का एक्चुअल कैटेगराइजेशन क्या है. तो अगर हम लोग देखें तो हमें इसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स नजर आते हैं. एक तो क्लियर है कि यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब, कि आप दोनों साइडों पे इसको आर्ग्यू कर सकते हैं. दूसरा इज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर. इसको भी आर्ग्यूमेंटेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नेंस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. उसके अंदर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट चीज नहीं है. यू कैन आर्ग्यू के दैट इज द मिसिंग लिंक और यू कैन आर्ग्यू के अदर मिसिंग लिंक्स ऑल्सो एग्जिस्ट. तो वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक इस तरह से बन जाता है. फिर उसके बाद द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, अगेन इट्स कम्स ऑफ एज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक. लेकिन मैं कहूंगा कि ये इट्स अ मिक्स बिटवीन लिटरेरी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक क्योंकि आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि एयर पावर इज मोर इंपॉर्टेंट. आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर क्या ज़माना है तो साइबर पावर इज मोर इंपॉर्टेंट. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, इंफॉर्मेशन की कैपेसिटी आपकी इज मोर इंपॉर्टेंट. या फिर योर ग्राउंड ट्रूप्स, योर न्यूक्लियर डिटरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ये भी एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक इस तरह से बन जाता है. फिर हम कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को देख लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक. इसके अंदर आप एक डिस्क्रिप्टिव नेचर के टॉपिक को सॉल्व करेंगे. इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, काउंटरिंग द ग्रोइंग menace ऑफ बेगरी, पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड न्यू चैलेंज. तो ये सब डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हैं. इनकी डिस्कशन हम लोग फर्दर आगे करेंगे. अभी इस स्लाइड के अंदर हम लोग सिर्फ इसका ब्रेक डाउन देख रहे हैं कि इनको टॉपिक्स को आप किस तरह कैटेगराइज करेंगे. देन देयर वर टू लिटरेरी एसेज एज वेल.
nations have no permanent friends or enemies, only permanent interests. This is related to the idea of IR ka realism, but also it has a very literary phrase to it. And then also, okay, nothing so like to produce peace as to be prepared to meet an enemy. Again, sort of IR related, international relations related, but has a literary uh, overtone to it. So now that we've understood कि कौन से topics किस category के अंदर fall करते थे, we'll further go ahead and solve and analyze each of these topics separately. तो सबसे पहले what I've done is कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने solve किया है, I did a poll on my Instagram. जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा topic solve किए थे, I wanted to discuss that first. So सबसे ज़्यादा आई थिंक जो टॉपिक हुआ था अकॉर्डिंग टू माय स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस वो ये था कि यूथ बल्ज के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया बिकॉज इट्स अ सिंपल टॉपिक, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू अटेम्प्ट. तो उसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन देखें तो यूथ बल्ज का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी वर्किंग एज में हो. ये यूथ बल्ज के अंदर पोटेंशियल होती है फॉर बोथ इकोनॉमिक मोमेंटम एंड सोशल इंस्टेबिलिटी. सो दैट कुड बी योर मेन आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट. डिविडेंड ये तब होता है अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एम्प्लॉयड है. बॉम्ब ये तब बनता है अगर आपकी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, एलियनेटेड है, रेडिकलाइज्ड है. तो ये इसका एक ब्रेकडाउन है ऑफ द टॉपिक कि आप इसको किस तरह से समझ सकते थे और किस तरह से उसका जो इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते थे इस टॉपिक को. अब मेन अगर इसके डिस्कशन पॉइंट्स के अंदर आए तो आपको पता होना चाहिए कि यूथ जो है दे एक्चुअली फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दे आर अ क्रिटिकल यू कैन से कॉग इन द मशीन ऑफ प्रोग्रेस. तो इनका एक बहुत सेंट्रल रोल होता है यूथ का. However, unemployed youth increases risk of extremism, crime and political violence. क्योंकि अगर आपके यूथ एग्जिस्ट करती है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो उनकी जो सारी एनर्जी होती है, बिकॉज देर आर वेरी यूथफुल एनर्जी, एक स्टेटमेंट, एक फ्रेज भी है. तो वो यूथफुल एनर्जी जो है वो अगर अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, टुवर्ड्स इनोवेशन, टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, तो वो यूथफुल एनर्जी कैन देन बी यूज टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स लाइक पॉलिटिकल वायलेंस, क्राइम, एक्सट्रीमिज्म. तो वो सारी चीज़ें. और इसके अंदर आपके अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली आपको नजर आता है कि स्किल मिसमैच बिटवीन एजुकेशन सिस्टम्स एंड लेबर मार्केट डीपन्स फ्रस्ट्रेशन. क्योंकि अगर आपके एजुकेटेड यूथ भी है और उस एजुकेशन के बाद भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो वो एक फर्दर फ्रस्ट्रेशन होती है. फिर वो एक टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, जैसे कि आपको श्रीलंका में नजर आई रिसेंटली, बांग्लादेश के अंदर नजर आई रिसेंटली, उस तरफ आपकी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जाती है. और अगर हम लोग देखें तो डिजिटल इकोनॉमी, जो आज की डिजिटल इकोनॉमी है, दैट एक्चुअली प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एम्पावरमेंट इफ सपोर्टेड बाय पॉलिसी. इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों का रेफरेंस भी दे सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का रेफरेंस दे सकते हैं. आप पाकिस्तान के अंदर यूथ बल्ज की और ई कॉमर्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, किस तरह से एक ये डिविडेंड की पोटेंशियल रखता है. और बॉम्ब की तरफ आप इस तरह दे सकते हैं कि किस तरह से देर एग्जिस्ट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देर एग्जिस्ट क्राइम रेट्स, और वो सारी चीज़ें जाती हैं. अगर इसके अंदर आप केस स्टडीज प्रेजेंट करना चाहें तो पॉजिटिव केस स्टडीज आपको चाइना की नजर आती है जिनकी यूथ ड्रिवन इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी 1980s के अंदर. साउथ कोरिया की नजर आती है जिन्होंने अपने यूथ को एजुकेट किया और उसकी वजह से उनको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाया. अरब स्प्रिंग की एक नेगेटिव एग्जांपल आपको नजर आती है जहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉलिटिकल अपहीवल नजर आया. मोर रीसेंट एग्जांपल्स आपको बांग्लादेश की नजर आती है जहां पे यूथ लेड मूवमेंट ने रेवोल्यूशन लाई बिकॉज दे वर disoriented, they were disengaged, they did not have the opportunities that they wanted. And then Pakistan as a potential bomb of youth bulge, क्योंकि it has over 64% population that is below 30. So that is a huge youth bulge. It is one of the youngest populations in the world. तो उसको जो है एक डिविडेंड बनाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, आप उनकी स्किल्स डेवलप करें, आप उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं. सो ये इस पूरे टॉपिक की बेसिकली आपकी आर्ग्यूमेंटेशन स्टाइल होना चाहिए था कि आप इसको करते कि इट कैन बी अ डिविडेंड बट कैन ऑल्सो बी अ बॉम्ब, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फैसिलिटेट द यूथ टुवर्ड्स दैट आइडिया. ओके जी, तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान. अब इसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन देखें तो इट्स वेरी सिंपल कि जो दुनिया है दैट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम यूएस लेड यूनिपोलैरिटी टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी. आपको चाइना, रशिया, रीजनल ब्लॉक्स लाइक ईयू, लाइक ब्रिक्स, इन सिस्टम्स के अंदर नजर आता है कि दे आर नाउ रीशेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स. अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड टॉपिक. तो इस साल इंटरनेशनल रिलेशन से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आए हैं.
उसके बाद मल्टीपोलैरिटी जो है इट इंक्रीजेज स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन, बट मतलब कि इट अलाउज यू कि आप अपने डिफरेंट, इंस्टेड कि आप एक सुपर पावर की तरफ देखें, यू हैव मल्टीपल रीजनल ब्लॉक्स जिनके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं, बट उनकी एग्जिस्टेंस ऑल्सो लीड्स टू जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक्स विल बी कम्पीटिंग विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल चाइना रशिया का राइज जो है, चाइना रशिया इज कम्पीटिंग विद यूएस, दे कम्पीटिंग विद ईयू, और उसी तरह से आपको डिफरेंट जगहों पे रीजनल ब्लॉक्स के अंदर भी नज़र आता है कि किस तरह से कंपटीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल नेटो वर्सेस ब्रिक्स और इस तरह की सारी रीजनल ब्लॉक्स। तो अगर हम लोग इसका डिस्कशन पॉइंट देखें तो पाकिस्तान के लिए जो है इट्स इंपॉर्टेंट कि स्मॉलर स्टेट्स नेविगेट दीज राइवलरीज वेरी केयरफुली, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन नॉट जस्ट इन योर ट्रेड बट ऑल्सो योर डिप्लोमेसी। यू शुड नॉट बी पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको जो है अपनी ट्रेड रिलेशंस हर कंट्री के साथ जो आपको जो आपके नेशनल इंटरेस्ट में है उसके साथ करें। डिप्लोमेसी आप ओपन रखें अपनी, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक्स बट इंस्टेड कि आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग करें। What this multipolarity also does is that it increases pressure to take sides and which amid great power rivalry, again पाकिस्तान को इस चीज़ को अवॉइड करना है। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो आपको नज़र आ रही है विद द यूएस चाइना ट्रेड वॉर, दैट ऑल्सो रिस्क्स ट्रेड डिस्ट्रप्शंस एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस कैन लीड टू आइसोलेशन ओवर डिपेंडेंस। तो इस सब चीज़ों में अगेन जो सोल्यूशन है वो यही है कि आपको, ये सब मैं रिस्क बता रहा हूँ बट इसका सोल्यूशन ये है कि यू डाइवर्सिफाई योर ट्रेड, यू डाइवर्सिफाई योर डिप्लोमेसी। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इट ऑल्सो ओपन्स अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान के आप डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ डिफरेंट मामलात के ऊपर एंगेज करेंगे, सिर्फ इंस्टेड के आप यूएस डिपेंडेंट रहें, आप यूएस कैंप का हिस्सा बनने के चक्कर में दूसरों को एलियनेट करें। यू कैन हैव रिलेशंस विद अदर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल आप अपने नेबर्स में ईरान के साथ ट्रेड करें, आप जो है चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस रखें, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को टैप करें और उनको एज ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करें क्योंकि देर लैंड लॉक, तो आप अपने वार्म वाटर्स का एक्सेस दें उनको। आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज़ के साथ इंगेज करें। सो ऑल दीज मल्टीपोलर पावर्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं उसके साथ पाकिस्तान कैन हैव गुड रिलेशंस। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अपॉर्चुनिटी बट रिस्क अगेन आर देयर कि अगर हम लोग उसको केयरफुली नेविगेट नहीं करें, फॉर नॉट डाइवर्सिफाइंग आवरसेल्व्स, इफ वे टेकिंग साइड्स, तो वो कैन लीड टू isolation and over dependence. तो पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ rather than military alliances। जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका फोकस करना जरूरी है, अगेन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टर्म, बट ये क्योंकि टॉपिक ही उस तरह का है तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर हम कुछ फैक्ट्स देख लें तो पाकिस्तान लाइज एट द क्रॉसरोड्स ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट। तो एक सेंट्रल लोकेशन तो है, एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के पास, अपनी जियोग्राफी को वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। एंड हाउ इट्स अ मल्टीपोलर ऑर्डर, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज नाउ आउटसाइड वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो एक आप कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ अ वेस्टर्न लेड ऑर्डर आपको एक मल्टीपोलर ऑर्डर अब नज़र आ रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, रिस्क भी हैं, बट उन रिस्क को नेविगेट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। सो दैट इज़ हाउ यू वुड हैव अटेम्प्टेड this particular topic. Again, I cannot go into very much details of each topic क्योंकि वो that would take a long time, but I think एक general overview से आपको समझ आ जाएगी किस तरह से इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जी, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान गवर्नेंस। इसका जो है आइडिया, इट्स रिलेटेड डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द थर्ड टियर ऑफ स्टेट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सिटीजन्स, और दे इनेबल डिसेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज रिमेन पोलिटिकली वीक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वल्नरेबल। तो ये एक आपका आउटलुक है ऑफ द टॉपिक। अगर हम डिस्कशन पॉइंट्स पाएँ तो यू सी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल एक्चुअली प्रिवेंट सिटीजन अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि पाकिस्तान में आपको नज़र आती है। आर्ग्यूमेंट ये है हमारी, क्योंकि अगेन इट्स आर्गुमेंटेटिव टॉपिक, आर्ग्यूमेंट ये है कि strong local governments enhance democratic culture and political stability, whereas centralized control prevents citizen accountability and grassroots problem solving. So, a strong local government actually is contributes to better governance. However, अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आता है कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही पाकिस्तान का मिसिंग लिंक है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस, क्योंकि देयर आर अदर गवर्नेंस इश्यूज दैट एग्जिस्ट, जैसे कि नॉन ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, एलीट कैप्चर ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। तो ऑल ऑफ दीज इश्यूज ऑल्सो परसिस्ट। लेकिन अगर आप देखें दैट वुड बी योर, सो यू हैव योर थीसिस, यू हैव योर एंटी थीसिस, नाउ योर सिंथेसिस वुड बी कि लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली एड्रेसेस मैनी ऑफ दीज, क्योंकि इट्स अ डिसेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। तो
डिसेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी से, आपकी जो है ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्विंग से, नॉन ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है तो एलीट कैप्चर जो है वो कम हो जाता है एंड पीपल आर मेकिंग डिसीजंस देमसेल्व्स। और फिर क्योंकि ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कम हो जाती है। सो ऑल ऑफ दीज जो आपके अदर गवर्नेंस इश्यूज भी हैं, वो भी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, वो भी बेहतर होते हैं विद लोकल गवर्नमेंट, विद द स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। इसकी केस स्टडीज अगर आप देखें तो टर्की के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं दे मैनेज ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग इफेक्टिवली। तो एक टर्की बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑफ हाउ लोकल गवर्नमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अर्बन पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 38%। बिगर सिटीज़ लाइक कराची, वहाँ पे आपको म्यूनिसिपैलिटीज़ की एग्जिस्टेंस बहुत मिनिमल नज़र आती है, उनका बड़ा मिनिमल रोल नज़र आता है, बिकॉज वहाँ पे एम्पावर्ड लोकल गवर्नेंस नहीं है। सो ओवरऑल आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो इन फेवर ही होगी कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बड़ी ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इसको बिल्ड करेंगे। अगेन, दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस ऐसे टॉपिक। ये सिर्फ अकेला तरीका इसी तरह से सॉल्व नहीं होगा, बट दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड इट, और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हम देखें तो अगेन दिस वाज अ पॉपुलर टॉपिक इन नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दिस अगेन इज एन इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड टॉपिक, जो कि पॉइंट्स टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ रियलिज्म, कि फॉरेन पॉलिसी टुडे इज ड्रिवन बाय रियलिज्म नॉट सेंटिमेंट, जहाँ पे अलाइंसेस शिफ्ट एज नेशनल इंटरेस्ट चेंज, और जो मॉरल और हिस्टोरिकल बॉन्ड्स होते हैं आपके, दे बिकम सेकेंडरी टू स्ट्रेटेजिक नीड्स। कि आपके अगर किसी के साथ हिस्टोरिकल बॉन्ड्स हैं और आपका वो नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा, तो यू वुड रैदर प्रेफर कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करवाएं इंस्टेड कि आप उस बॉन्ड को मेंटेन रखें, बिकॉज दैट इज़ द रियलिस्ट वे ऑफ डीलिंग विद पॉलिटिक्स, और दैट इज़ हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग डन इन टुडेज डे एंड एज। तो इसके अगर डिस्कशन पॉइंट्स हम लोग देखें, अगेन आईआर रिलेटेड ही होंगे कि फॉरेन पॉलिसी इज डायनामिक एंड इंटरेस्ट ड्रिवन। States pursue survival, security, and economic advantage over emotions और ideology। तो ideology और emotions जो हैं आपके relations किसी के साथ आपके कैसे हैं, मुस्लिम टू मुस्लिम कंट्री के का आइडिया या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड का आइडिया, वो टेक अ सेकेंडरी सीट जब आपके अपने इंटरेस्ट की बात आती है। अगर आपकी सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है कि आप दूसरे मुस्लिम कंट्री को अटैक करें, तो आपको नज़र आता है कि दूसरे मुस्लिम कंट्री के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज ही अटैक करती हैं, बिकॉज इट सर्व्स देयर इंटरेस्ट। तो वो सारी चीज़ें हैं। सऊदी ईरान राइवलरी आपको एक बड़ी अच्छी इसके अंदर एग्जांपल नज़र आ जाएगी कि आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो। इवन बेटर एग्जांपल दी सऊदी कतर राइवलरी जो एग्जिस्ट करती है जीसीसी के अंदर। तो अलायंसेस अलायंसेस जो हैं दे आर टूल्स नॉट मॉरल कमिटमेंट्स। कंट्रीज कॉपरेट व्हेन इंटरेस्ट अलाइन एंड कम्पीट व्हेन दे डाइवर्ज। तो जब तक आपके इंटरेस्ट अलाइन करें आप साथ साथ चलेंगे, जब वो डाइवर्ज करेंगे तो वो आपको डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। और ये एक काफ़ी अच्छी केस स्टडीज़ के अंदर यूएस पाकिस्तान की जो हिस्टोरिक रिलेशन रहा है विच हैज़ बिन अप एंड डाउन, वो हैज़ बिन गाइडेड बाय द फैक्ट कि यूएस के इंटरेस्ट क्या हैं। यूएस ने हमेशा अपनी इंटरेस्ट लेड फॉरेन पॉलिसी की है। जब पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं तो पाकिस्तान को वो अच्छे तरीके से डील करता है। जब इंटरेस्ट नहीं करते अलाइन तो वो फिर एक उसको रोग स्टेट का भी लेबल देने को तैयार होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। And then there is diplomatic flexibility is essential for survival in a realist world where your foreign policy is driven by your national interest। इसकी अगर हम लोग केस स्टडीज देखें कि किस तरह से परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स नहीं होते, तो नेटो और रशिया जो थे दे वर एलाइज इन वर्ल्ड वॉर 2, बट उसके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्टेड तो दे बिकेम एडवर्सरीज। यूएस एंड चाइना पहले एडवर्सरीज थे, फिर उनके ट्रेड पार्टनर्स बने, और अब दोबारा देव गॉन बैक टू राइवलरी। सो यू सी कि देयर इज अ कांस्टेंट shift between friends and enemies within the framework of geopolitics। तो ये जी इस टॉपिक को इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वाज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड हाउ इट्स द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट है। इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी ने नेशनल सिक्योरिटी को एक्सपैंड कर दिया है, और अब सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते, डिजिटल स्पेस हैज आल्सो बिकम एन एवेन्यू फॉर वॉर, जहाँ पे स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड क्रिमिनल नेटवर्क्स नाउ ऑपरेट इन दिस साइबर स्पेस विद एसिमेट्रिक एडवांटेजेस। और इसके डिस्कशन पॉइंट्स में अगर हम लोग आए तो साइबर थ्रेट्स आपने देखे हैं कैन डिस्टर्ब इकोनॉमीज, दे कैन ऑल्टर इलेक्शंस, दे कैन हाईजैक मिलिट्री सिस्टम्स, दे कैन अफेक्ट पब्लिक ट्रस्ट विदाउट एनी कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो विदाउट एनी प्रॉपर फिजिकल वॉरफेयर आप जो है साइबर वॉरफेयर के थ्रू कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी को, ना सिर्फ उनकी मिलिट्री को, बट ऑल्सो पब्लिक एट लार्ज को भी।
और जितना हमारा अभी कंट्रीज़ का डिपेंडेंस है ऑन डिजिटल सिस्टम्स, उतने ही वो वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स दी साइबर अटैक्स, जिसके अंदर आपको डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी नज़र आती हैं, आपके साइबर वॉरफेयर के अंदर आपको डिफरेंट मिलिट्री रिलेटेड साइबर वॉर्स भी नज़र आते हैं, आपको इकोनॉमिक साइबर वॉरफेयर भी नज़र आता है. सो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड थ्रेटन सोशल कोहेजन. और इससे बचने के लिए यू रिक्वायर लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रेडीनेस. अगेन दिस इज़ अ टेक्निकल टॉपिक, अब इसकी इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, बट अगर आप इसको इन्हीं स्टेटमेंट्स को सर्च करेंगे तो आपको बेहतर इसकी और डिटेल मिल जाएगी. एंड आई विल ट्राई कि मैं इसके बारे में फर्दर रीडिंग्स भी शेयर कर दूँ इन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट वी हैव. इसकी केस स्टडीज़ अगर हम लोग देखें कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर, तो स्टक्सनेट वायरस जो था वो आपने देखा रिसेंटली उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज किया विदाउट मिलिट्री स्ट्राइक्स. रशिया एंड यूक्रेन के अंदर आप देखते हैं कि उधर पावर आउटेजेस, मिलिट्री मेल फंक्शंस, वो सब दोनों एक दूसरे के करवा रहे हैं और दे आर रेगुलरली अटैकिंग ईच अदर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. And another statistic that is important to notice is global cybercrime now costs exceed $8 trillion annually. So it's a big threat that exists, which is not just, you can say, military. It's also economic. It's also social, and it's also political. तो ये सब उसकी dynamics हैं of cyber security. Next topic, G, the one who controls the sea rules the world. This is again an argumentative topic, but हम लोग इसको देखें तो इसका basic idea ये है कि sea control ensures dominance over trade routes, energy supplies, and military mobility. Maritime power determines global economic leadership and geopolitical influence, जो कि आपने historically देखा है होते हुए. और इसका सबसे बड़ा point ये है कि oceans carry over 80% of global trade and most energy shipments. तो ये जो चीज़ है ना, that economic superiority that sea control gives you, वो बहुत important है. Control of choke points like the Strait of Hormuz and Malacca, they actually shape global security. आपके जिसके पास control है, they become a big player within that region. Naval superiority enables power projection without territorial occupation. Sea control supports economic security, supply chains and energy flows. तो अगर आपकी कंट्री को प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंस है, एक कंट्री के राइज टू पावर के लिए इम्पॉर्टेंस है, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके उसके पास ग्लोबल ट्रेड का फ्री एक्सेस हो, उसके पास जो है सप्लाई चेन उसकी कंटिन्यूस हो, उसके पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उसकी किसी तरह से मुतासर ना हो रही हो. तो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं वंस यू हैव कंट्रोल ओवर द ओशंस, बिकॉज दे कैरी ओवर 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड अगेन. And then you see here in contemporary politics as well, there's a rising maritime competition, which sort of shows its influential role in the shifting global power. अब इसके अगर हम लोग केस स्टडीज देखें तो ब्रिटिश एम्पायर की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, जिन्होंने नेवल डोमिनेंस के ऊपर थ्रू ग्लोबल ट्रेड रूट्स को के ऊपर अपना कंट्रोल रखा, और दे बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर बिकॉज ऑफ दैट. चाइना ने अभी रिसेंटली अपनी लार्जेस्ट नेवी बनाने का कहा है टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क. फिर देन यू सी ऑल दीज मिलिट्री सी अलायंसेज. ये चीज़ें अगर आप करंट अफेयर्स के अंदर, आई एम श्योर आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो डू सर्च दीज टर्म्स: ऑकस, स्क्वाड, अनजूज. दीज आर मिलिट्री अलायंसेज to actually establish control over the seas by different countries. So yes, sort of all highlights के sea power is very important, because it sort of highlights the idea के आपकी global trade 80% उस पर डिपेंडेंट है, आपकी मिलिट्री का काफ़ी एस्पेक्ट जो है वो सी रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपकी ग्लोबल लीडरशिप की बिड को फ्यूल करती हैं, और दैट इज़ वाई द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड. तो आप इसको इस तरह से एक्सेस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर सकते थे, और ये डिस्कशन पॉइंट्स इसके होने थे. सो नाउ मेजर टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं जो स्टूडेंट्स ने मोस्टली अटेम्प्ट किए थे. अब हम लोग जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स हैं उनको क्विकली देख लेते हैं. सो अनदर टॉपिक that was interesting was nothing so likely to produce peace as to be prepared to meet an enemy. ये basically idea of military preparedness का है, of credible deterrence का है. deterrence theory इसके अंदर implement होती है again, and international related term, in international relations related term. और main idea ये है कि peace is preserved not by weakness but by credible defense. क्योंकि अगर आपका strong defense होगा तो आपके against hostile actions नहीं होंगे. और इसकी आपको केस स्टडी हर जगह नज़र आती है. जिन जिन कंट्रीज़ की स्ट्रांग मिलिट्रीज़ हैं, जिनके पास मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, वो आर सस्टेनिंग देमसेल्व्स, स्टेबलाइजिंग देमसेल्व्स, डिस्पाइट अगर उनके अंदर कुछ मसले भी हो रहे हैं.
और इवन दूसरी कंट्रीज को दे निगेट फ्रॉम हैविंग वेरी सीरियस hostile actions towards them. For example, nuclear deterrence prevented the direct war between US and USSR. इंडिया एंड पाकिस्तान के केस में भी जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो फुल स्केल वॉर नहीं हुआ सिंस 1998। बॉर्डर स्क्रिमिशेस या फिर जैसे मे 9 के बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर के वो हमारे कंट्री के अंदर आ जाए, हम उनकी कंट्री में चले जाएं, इस तरह का फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। सो दिस सॉर्ट ऑफ शोज के you establish peace through strength. This is the basic idea. But then there's this simple topic, revitalizing the agriculture sector of Pakistan. Agriculture, we are an agrarian economy. It is the backbone of Pakistan's economy, जो कि ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बट ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स, तो इसकी सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों वैल्यू है। बट since a few years, low agricultural productivity rahi hai, which has trapped millions in rural poverty, limiting domestic demand and slowing overall economic growth. Pakistan की जो farming system है, it is stuck in a low value raw material cycle rather than moving towards agro processing and export oriented वैल्यू चेंज। तो जो नीड है वो ये है कि आप जो है शिफ्ट करें टुवर्ड्स मॉडर्न एग्री बिजनेस मॉडल्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड फार्मर फाइनेंसिंग अमंग्स अदर थिंग्स। तो ये आप इस तरह से इसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं कि आप हाईलाइट करें कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पाकिस्तान की करंट एग्रीकल्चर की स्टेट क्या है, क्या वजूहत हैं उसकी, और किस तरह से आप उस स्टेट से निकल सकते हैं और उसको रिवाइटलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटरिंग द ग्रोइंग menace of beggary. Beggary is not merely a poverty issue, but it's a symptom of social breakdown, unemployment, and weak welfare system. Beggary के अंदर you see कि children and women are trafficked into begging rings, so it's a menace, uh, turning it into a form of modern slavery that requires law enforcement action. इसको काउंटर करने के लिए there is need for sustainable solutions, जिसके अंदर you're not just working on law enforcement, but also providing vocational training, social safety nets, rehabilitation centers, and then you're doing strict enforcement against organized begging ताकि इस चीज़ को काउंटर किया जा सके। So this again, it's a interesting topic, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा लिखना थोड़ा मुश्किल है जितना एक रिक्वायरमेंट होती है एक चीज़ से जैसे कि। Then we have the topic of politicization of sports. This is again a simple topic, जो कि आपको नज़र आता है कि स्पोर्ट्स जो है वो हिस्टोरिकली हैज़ बीन यूज्ड टू यूनाइट पीपल बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बट आजकल के दौर में दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी। गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती हैं स्पोर्ट्स फॉर प्रोपेगेंडा, प्रेशर एंड डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो पहले कभी किसी ज़माने में यूज़ की जाती थी टू ईज टेंशन, जैसे कि आपको यूएस चाइना के केस में नज़र आता है, इज़ नाउ बीन वेपनाइज टू आइसोलेट ओपोनेंट्स। इसके अंदर आप इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेटेड टेंशन जो भी रिसेंट है उनकी केस स्टडी बना सकते हैं। रशिया की एक्सक्लूजन फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ड्यू टू जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, उसको केस स्टडी बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप टॉपिक को देख सकते हैं। सो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि आई थिंक रिलेटिवली कम बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे। सो आई जस्ट वांटेड टू गो ओवर देम वेरी क्विकली। बट जो हम लोगों ने टॉपिक्स जिनको डिटेल में देखा, आई होप दैट वो सारी डिटेल्स आपके लिए यूज़फुल रही हैं और आपको समझ आया कि इस टॉपिक का ब्रेकडाउन किस तरह से करना था, इसके अंदर मेजर डिस्कशन पॉइंट्स क्या होते हैं और आप किस तरह की केस स्टडीज़ इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क देम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।